हाय गाइस। हेलो बच्चों पार्टी। कैसे हो आप सब लोग? कैसी है हमारी छोटी सी पलटन? यस बच्चों, एम आई ऑडिबल एंड विजिबल टू यू ऑल? क्या मेरी आवाज आप सभी बच्चों तक आ रही है बेटा? क्या मैं आप सभी बच्चों को सुनाई और दिखाई दे रहा हूं? माय डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज विनोद कुमार बहेल एंड आई एम योर फिजिक्स एजुकेटर। आप सभी बच्चों को मैं फिजिक्स पढ़ाता हूं बेटा यहाँ पर, और मैं आप सभी बच्चों को फिजिक्स पढ़ाऊंगा। राइट बच्चा पार्टी? आज की इस क्लास में हम क्या करने वाले हैं यार? देखिए, सॉलिड्स का एक टॉपिक है बेटा, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। सॉलिड्स का एक टॉपिक है मेरे बच्चे, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। और ये वाला जो टॉपिक है ना बेटा, इस वाले टॉपिक के ऊपर काफी ज्यादा बच्चों को कंफ्यूजन रहता है, तो आज इसको वन शॉट में खत्म कर लेते हैं। मगर उससे पहले ये जो हमारा एक बैच है बेटा, जो 9 अक्टूबर को स्टार्ट हुआ है, इसके लिए आप सभी बच्चे, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप इसको एनरोल कर सकते हैं। बाय यूजिंग विनोद 30 यू विल गेट 30% ऑफ। बाय यूजिंग विनोद 15 यू विल गेट 15% ऑफ। विनोद 15 3 मंथ्स के लिए एप्लीकेबल है, और विनोद 30 पूरे साल के लिए एप्लीकेबल है। आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर टू यू। आइए शुरुआत करते हैं बेटा स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व की। बेटा ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। पहली बात तो यार, ये होता क्या है? ये जो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व की हम बातचीत कर रहे हैं, ये है क्या? आपने ऑलरेडी सॉलिड्स में स्ट्रेस पढ़ा है, ठीक है ना, और स्ट्रेन पढ़ा है, ठीक है ना। तो यहां पर हम लोग स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व पढ़ने वाले हैं। सो हियर वी गो। एक मिनट। स्ट्रेस स्ट्रेन curve for a metallic wire. स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर अ मेटेलिक वायर। बेटा मेटल की एक वायर है, और उसके लिए मैं एक स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व पढ़ रहा हूं। आप ध्यान से देखिएगा, पूरा समझने की जरूरत है इसमें। पहले इलास्टिक लिमिट के अंदर तो हुक्स लॉ क्या बोलता था कि स्ट्रेस और स्ट्रेन आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है विद इन इलास्टिक लिमिट। तो इसका मतलब जब मैं इलास्टिक लिमिट की अंदर की बात कर रहा हूं, जैसे जैसे मेरा स्ट्रेस बढ़ रहा है वैसे वैसे मेरा स्ट्रेन भी बढ़ रहा है। ए पॉइंट की बात कर लेते हैं, राइट? यहां तक तो प्रोपोर्शनलिटी है, तो इस पॉइंट को तो मैं प्रोपोर्शनल लिमिट बोल रहा हूं। यहां तक तो स्ट्रेस स्ट्रेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है? प्रोपोर्शनल लिमिट। और हल्का सा स्ट्रेस बढ़ाएंगे, फोर्स को अगर हटा देंगे, वायर वापस जरूर आ जाएगा। कब तक वापस आ सकता है? इलास्टिक लिमिट के अंदर अंदर। उसके बाद वो वायर जो है ना, ओरिजिनल पोजीशन रिगेन नहीं कर पाएगा। तो इस बी पॉइंट को मैं बोल देता हूं इलास्टिक लिमिट। इस बी पॉइंट को मैं बोल देता हूं बेटा इलास्टिक लिमिट, या फिर यील्ड पॉइंट। या तो आप इलास्टिक लिमिट बोल सकते हो, या इसी को यील्ड पॉइंट बोल सकते हो। तो ए आपका प्रोपोर्शनलिटी लिमिट हो गया, प्रोपोर्शनल लिमिट हो गया, और बी पॉइंट इज इलास्टिक लिमिट और यील्ड लिमिट। बेटा आई होप दिस इज वेरी क्लियर। आगे जैसे ही थोड़ा सा बढ़ जाता हूं बेटा, और स्ट्रेस बढ़ाएंगे, स्ट्रेन बढ़ जाएगा, मगर इलास्टिक लिमिट से आगे जाएंगे वापस। अगर आप चाहेंगे फोर्स हटाने के बाद, तो वापस हमने देखा कि बॉडी अब वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन में नहीं आ सकती। देयर इज सम परमानेंट सेट, देयर इज सम परमानेंट सेट। अब अगर आप फोर्स हटाएंगे तो वापस बॉडी ओ पे नहीं आएगा, ओ डैश पे आएगा। ये 1% से भी कम होता है, मगर होता तो है। अभी हल्का स्ट्रेस बढ़ाने पर स्ट्रेन बहुत ज्यादा बढ़ेगा सी पॉइंट के बाद, ठीक है ना? राइट बच्चा पार्टी? डी पॉइंट इज द अल्टीमेट स्ट्रेंथ, और उसके बाद और स्ट्रेस कम भी करोगे ना, तब भी वो टूट जाएगा। दैट इज नोन एज फ्रैक्चर पॉइंट। ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ये एक स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बहुत ज्यादा जरूरी होता है। सबसे पहले अगर आप इसमें देखोगे
तो जो इनिशियल पार्ट ओ ए है इसमें क्या है कि स्ट्रेस स्ट्रेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, हाँ कि ना? मतलब जो पहले वाले किस्से में जो ओ ए पार्ट है यहां पर स्ट्रेस स्ट्रेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मानी यहां पर हुक्स लॉ ओबे हो रहा है, यहां पर हुक्स लॉ ओबे हो रहा है। आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर। सर बिल्कुल सही बात है, ये तो समझ में भी आ रहा है। इसीलिए ए पॉइंट को हमने प्रोपोर्शनल लिमिट बोल दिया, इसीलिए हमने पॉइंट ए को बेटा प्रोपोर्शनल लिमिट बोल दिया, इसीलिए हमने पॉइंट ए को प्रोपोर्शनल लिमिट बोल दिया बेटा। आइए बात समझ। जी सर। अब अगर आप ए से बी तक की बात करेंगे बेटा तो थोड़ा सा ग्राफ कर्व हो गया, हाँ कि ना? दूसरा ए टू बी, स्ट्रेस इज नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, स्ट्रेस इज नॉट प्रोपोर्शनल नहीं है, बस नॉट प्रोपोर्शनल टू बी। मगर if load is removed wire can regain its original position, हाँ कि ना? so this is the elastic behavior, यहां तक वो इलास्टिक बिहेवियर की बात कर रहा है बेटा, है ना? सो इसीलिए पॉइंट बी को मैं या तो इलास्टिक लिमिट बोलता हूं या यील्ड पॉइंट बोलता हूं, या तो मैं पॉइंट बी को इलास्टिक लिमिट बोलता हूं या मैं पॉइंट बी को बेटा यील्ड पॉइंट बोलता हूं। इधर आई कैन से इलास्टिक लिमिट और आई कैन से यील्ड पॉइंट टू पॉइंट बी, या तो मैं पॉइंट बी को इलास्टिक लिमिट या फिर मैं यील्ड पॉइंट बोल सकता हूं इस पॉइंट को, हाँ कि ना? अगर मैं वायर को इलास्टिक पॉइंट से ज्यादा स्ट्रेच करूंगा तो अब लोड रिमूव करने पर वो ओरिजिनल पोजीशन पर नहीं आ पाएगा और कुछ परमानेंट सेट आ जाएगा, हाँ कि ना? राइट बच्चा पार्टी। Beyond C point, little increase in stress can tends to very large strain. The highest point is D, right, which is known as ultimate strength. So point D is tensile strength or ultimate strength. It is either tensile strength or अल्टीमेट स्ट्रेंथ, ठीक है ना? इसके बारे में अक्सर लोग पूछ लेते हैं कि ये टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या है या अल्टीमेट स्ट्रेंथ क्या है। मैं खुद को 2 मिनट हाइड करता हूं, यहीं पर लिख देता हूं। सो इट इज द रेशियो ऑफ मैक्सिमम लोड टू विच द वायर may be subjected by slowly increasing the load to the original area of cross section of the wire. आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर टू यू। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अब डी पॉइंट के बाद वायर का थिनिंग जो है वो यूनिफॉर्म नहीं है, वायर के अंदर कुछ कॉन्स्ट्रिक्शंस डेवलप हो जाते हैं, फिर वायर हमारा टूट जाता है। आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर। ये स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है जो आपको जानना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, जिसके बारे में जानना लिटरली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है बेटा। एंड यू गाइस शुड अवेयर अबाउट दिस स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, आपको पता होना चाहिए। अब हम मटेरियल्स को स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व के बिहाफ पे क्लासिफाई करेंगे। सो आई विल से दैट क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल्स on the basis of stress strain curve
क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल्स ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। बेटा मटेरियल्स का क्लासिफिकेशन स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व के बेसिस पे करना। सबसे पहला बेटा डक्टाइल मटेरियल्स। सबसे पहला तो आप डक्टाइल मटेरियल्स की बात करेंगे बेटा। सबसे पहले आप किसकी बात करेंगे? डक्टाइल मटेरियल्स की बात करेंगे। ये वो मटेरियल्स हैं जिनका प्लास्टिक रेंज ऑफ एक्सटेंशन बहुत ज्यादा है, मतलब ये बहुत जल्दी नहीं टूटते हैं, इलास्टिक लिमिट के बाद भी इनका फ्रैक्चर पॉइंट और जो इनका इलास्टिक लिमिट है उसमें काफी ज्यादा गैप रहता है। सो आई कैन से दैट द मटेरियल्स which have large plastic range of extension are called ductile materials। इनको हम लोग डक्टाइल मटेरियल्स बोलते हैं बेटा, है ना। लिख सकते हैं हम दैट their fracture point is widely separated from the elastic limit। इनका जो फ्रैक्चर पॉइंट होता है वो इलास्टिक लिमिट से काफी वाइडली सेपरेट रहता है। आई होप दिस इज वेरी क्लियर बेटा। अगर मैं आपको बताऊं तो ये भी लिख सकते हैं, छोटी क्लासेस में लिख सकते हैं दैट दीज मटेरियल कैन ड्रॉन इनटू थिन वायर्स। दे कैन बी ड्रॉन इन टू थिन वायर्स बेटा। If I will say like this, ये ऐसे है आपका, ये A पॉइंट है। ओके, दिस इज इलास्टिक लिमिट। इलास्टिक लिमिट और ब्रेकिंग पॉइंट जो है ना, इसका जो इलास्टिक लिमिट और ब्रेकिंग पॉइंट है काफी ज्यादा दूरी पर है। दिस इज इलास्टिक लिमिट एंड दिस इज ब्रेकिंग पॉइंट। अगर इसका कोई एग्जाम्पल आपसे मांगेगा तो आप कह सकते हो कॉपर, सिल्वर, आयरन, एल्यूमिनियम एटसेट्रा। कॉपर, सिल्वर, आयरन, एल्यूमिनियम एटसेट्रा, ये इसका एग्जाम्पल है। एंड आई गेस यू आर टोटली फाइन विद दिस। मेरे हिसाब से समझ में तो आगे आपको मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं। तो डक्टाइल मटेरियल्स के बारे में तो हम बातचीत कर चुके हैं। डक्टाइल मटेरियल्स के बारे में मैं आपको बता चुका हूं और आप कर चुके हैं। चलिए आगे। हाँ जी बच्चा, अब बात आएगी बेटा दूसरा, ब्रिटल मटेरियल्स। ब्रिटल मटेरियल्स, ये ब्रिटल मटेरियल्स क्या है? ये ब्रिटल मटेरियल्स क्या है बेटा? वो मटेरियल जिनका प्लास्टिक एक्सटेंशन स्मॉल रेंज का है, यानी इलास्टिक लिमिट के बाद हल्का सी ही स्ट्रेस लगाने पर वो टूट जाते हैं, उनको हम ब्रिटल मटेरियल्स कहते हैं। डक्टाइल का बिल्कुल उल्टा। सो आई कैन से दैट द मटेरियल्स which have very small range of plastic extension are called brittle materials। वो मटेरियल जिनका प्लास्टिक रेंज ऑफ एक्सटेंशन बहुत स्मॉल है, इनको हम लोग ब्रिटल मटेरियल्स कहते हैं। दूसरा, इलास्टिक लिमिट से हल्का सा भी ज्यादा स्ट्रेस अगर आपने बढ़ा दिया तो जल्दी टूट जाएंगे। सो आई कैन से दैट सच मटेरियल्स
break as soon as the stress is increased beyond the elastic limit. Such materials break as soon as the stress is increased beyond the elastic limit, beta. Such materials break as soon as the stress is increased beyond elastic limit. मेरे हिसाब से ये समझ में आ गया. इसका मतलब their breaking point lies just close to their elastic limit. Their breaking point lies just close to their elastic limit. ठीक है ना. एग्जाम्पल, कास्ट आयरन, ग्लास, ceramics, etc. Example, glass iron. Example, glass, ceramics, cast iron, etc. ये सब ब्रिटल मटेरियल्स होते हैं. उसके बाद आपने सुना होगा छोटी क्लासेस में मेलिएबल मटेरियल्स. कौन से मटेरियल्स बेटा? मेलिएबल मटेरियल्स. वो भी पढ़ना है हमें यहां पर. So now we will study about malleability. Malleability बेटा. Now we'll study about malleability. अभी जब सॉलिड को हम लोग कंप्रेस करते हैं ना बेटा, तो एक स्टेज ऐसा आता है जिसके बियॉन्ड वो रिकवर नहीं कर सकते हम उसका ओरिजिनल शेप, चाहे फोर्स को आप रिमूव भी कर दो. और उसी को उसका इलास्टिक लिमिट कहते हैं. कंप्रेशन के लिए स्ट्रेचिंग हम कर चुके हैं, उस पॉइंट को उसका इलास्टिक लिमिट कहते हैं, है ना. फिर सॉलिड जो है वो प्लास्टिक बॉडी की तरह बिहेव करता है. जिस तरीके से वहां पर फ्रैक्चर पॉइंट होता है, यहां पर मैक्सिमम पॉइंट जो है जिसके बाद वो शेप रिगेन नहीं कर सकता, उसको हम क्रशिंग पॉइंट बोलते हैं. क्या मेरी बात समझ? शेप रिगेन तो मतलब एक पॉइंट के बाद ही नहीं कर पाएगा जैसे इलास्टिक लिमिट, मगर जहां से फ्रैक्चर होता है वो यहां पर उसका क्रशिंग पॉइंट हो जाएगा. हाँ कि ना. इस स्टेज के बाद मेटल को आप मेलिएबल बोल सकते हो. इसको आप छोटे छोटे पतले पतले शीट्स में हैमर कर सकते हो. लिखवा देता हूं सब कुछ तो ज्यादा आपको अच्छे से समझ में आएगा मैं क्या बोल रहा हूं, है ना. और आपको डायग्राम बनवा दूंगा तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा. सो वी कैन से दैट व्हेन अ solid is compressed, a stage is reached beyond which it cannot recover its original shape after the deforming force is removed. This is the elastic limit for compression. ठीक है ना. The solid then behaves like a plastic body. The solid then behaves like a plastic body, beta. Solid then behaves like a plastic body. The yield point obtained under compression is called crushing point. The yield point under compression is called crushing point beta. ठीक है ना. After this stage metals are said to be malleable, that is they can be hammered
they can be hammered or rolled into thin sheets. For example, gold, silver, lead, etc. गोल्ड, सिल्वर, लेड एक्सेट्रा. मैं आपको बता देता हूं, ये ए पॉइंट, ये ए डैश है, इसका इलास्टिक लिमिट, और यहां से ये बी डैश जो है, जहां से वो फ्रैक्चर हो रहा है, जहां से उसको हम हैमर्ड कर रहे हैं, दैट इज क्रशिंग पॉइंट. तो कौन सा क्रशिंग पॉइंट है? अब यहां पर ये कंप्रेशन है बेटा, और ये है अप्लाइड फोर्स, और ये है अप्लाइड फोर्स. आई होप दिस इज वेरी क्लियर बेटा. मेरे हिसाब से अब आपको ये भी समझ में आ गया. स्ट्रेस स्ट्रेन के अंदर एक और टर्म पढ़ना पड़ता है हमें, दैट इज नोन एज इलास्टोमर्स. स्ट्रेस स्ट्रेन के अंडर ही हमें एक और टर्मिनोलॉजी पढ़नी पड़ती है, एंड दैट इज नोन एज इलास्टोमर्स बेटा. उस टर्म को हम क्या बोलते हैं बेटा? उस टर्म को हम लोग इलास्टोमर्स बोलते हैं. उस टर्म को हम क्या बोलते हैं? इलास्टोमर्स. यहां तक मेरे हिसाब से नोट कर लिया हो अगर आपने, तो हम बढ़ते हैं सीधा सीधा इलास्टोमर्स की तरफ और इलास्टोमर्स करते हैं बेटा. हम सीधा सीधा इलास्टोमर्स की तरफ बढ़ेंगे, एंड देन वील सॉल्व इलास्टोमर्स. हाँ जी बेटा. तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं बेटा? इलास्टोमर्स. इलास्टोमर्स बेटा, अभी हम लोग क्या कर रहे हैं बच्चे? इलास्टोमर्स कर रहे हैं. क्या होता है अगर आप किसी भी मटेरियल को इलास्टिकली स्ट्रेच कर रहे हैं टू द वेरी लार्ज वैल्यू ऑफ स्ट्रेन, दैट इज नोन एज इलास्टोमर. जैसे रबर. रबर को आप काफी बार स्ट्रेच कर सकते हो, काफी बार वो अपना ओरिजिनल लेंथ रीगेन कर सकता है ना. वहां पर कोई डिफाइन प्लास्टिक रीजन है ही नहीं. बस एक पॉइंट आएगा जिसके बाद अगर आप उसको खींचने की कोशिश करोगे तो रबर हमारा ब्रेक हो जाएगा. दिस इज नोन एज इलास्टोमर. ठीक है ना, क्योंकि इसका यंग्स मॉडुलस बहुत ज्यादा स्मॉल होता है. तो आपके सामने मैं लिख दे रहा हूं, द मटेरियल्स which can be elastically stretched to large values of strain are called elastomers. The materials which can be stretched, elastically stretched to large values of strain are called elastomers बेटा. वो materials which can be elastically stretched to large values of strain are called elastomers बेटा. उनको हम लोग क्या बोलते हैं? elastomers बोलते हैं बच्चे. उनको हम लोग elastomers बोलते हैं बेटा. यहां पर मैं एग्जाम्पल आपको बोल देता हूं. रबर can be stretched. For an example, rubber can be stretched to several times its original length but still it can regain its original length when the applied force is removed. There is no well-defined plastic region. There is no well-defined plastic region. Rubber just breaks when pulled beyond a certain limit. Its Young's modulus is very small. Its Young's modulus is very small beta.
इट्स यंग्स मॉडुलस इज वेरी स्मॉल बेटा। मेरे हिसाब से आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। सो इट्स यंग्स मॉडुलस इज वेरी स्मॉल लाइक दिस। अगर मैं आपको बोलूँ ये 0 है, दिस इज 0.5, 1.0, 0.5, 1.0 ऐसे करके अगर आप देख पा रहे हो ये स्ट्रेस है बेटा विच इज 10 raised to the power 6 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर एंड दिस इज स्ट्रेन। स्ट्रेस और स्ट्रेन का ये कर्व मैंने आपके सामने बना दिया। तो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व के अंदर अंदर अगर आप ध्यान से देखोगे इस आधे घंटे के सेशन में हम क्या कर चुके हैं अब तक मैं आपको ये बता चुका हूं कि स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व कैसे बनाते हैं, इलास्टिक पॉइंट में क्या होता है, उसके आगे वाले पॉइंट्स में क्या करेंगे, उसके बाद उसका फ्रैक्चर पॉइंट क्या होता है, फिर डक्टाइल मटेरियल क्या होता है, फिर ब्रिटल मटेरियल्स क्या होते हैं, मिलिएबल मटेरियल्स क्या होते हैं, एंड देन व्हाट इज इलास्टोमर्स। और तब मैं आपको ये भी बता चुका हूं कि यार इलास्टोमर्स क्या होते हैं। आई होप नाउ दिस इज वेरी वेरी क्लियर टू यू ऑल। अभी अगर आपसे कोई भी पूछेगा कि स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व कैसे बनाना है, कौन से मटेरियल के लिए क्या है, तो आप आराम से आसानी से कर सकते हो। गॉट इट गाइस। और जी हाँ, इसी के साथ हमारा आज का ये टॉपिक खत्म हो जाता है। आप लोगों से बस इतना ही कहूंगा कि आगे बढ़ने से पहले हमारे जो ये एम्बाइब के ऐप्स है बेटा, एम्बाइब VLE ऐप, एम्बाइब ऐप और एम्बाइब लेंस ऐप, इनको जरूर 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 से डाउनलोड करें। और साथ ही साथ में बेटा ये जो हमारा टेलीग्राम चैनल है अचीव क्लास 11th एंड 12th, प्लीज ज्वाइन दिस टेलीग्राम चैनल, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन करना है और इसी तरीके से यार अच्छे से आपको अपनी पढ़ाई को करते रहना है कंटिन्यू। मैं मिलूंगा आपसे आपके अगले टॉपिक में, तब तक के लिए यार अच्छे से पढ़ाई करते रहेंगे बेटा। ऑल द वेरी वेरी एंड वेरी बेस्ट बच्चे। बाय गाइस, बाय लड़ियस, जय हिंद। Keep imbibing. We believe in you.